नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आज 23 अगस्त 2022 है और आज हमारे टेबल पर पहला जो टॉपिक है इट्स अबाउट रिलायंस केस। सेबी ने अटॉर्नी जनरल की सलाह जो है ये मांगी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त को एक ऑर्डर दिया। सेबी को कहा कि रिलायंस को जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आप प्रोवाइड कर दीजिए। 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को ये आदेश दिया था। अब रिलायंस का कहना ये है कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं, अगर इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा जाए तो रिलायंस और इसके 107 प्रमोटर्स पर जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सेबी ने स्टार्ट किया है, ये 2002 का एक केस है, राइट। तो इसमें बेसिकली केस में ये था कि ख़ुद के शेयर्स जो हैं 1994 से 2000 के बीच में ये सारे लोग जो हैं उन्होंने ख़ुद के ही शेयर्स जो हैं वो ख़रीदे और बेचे। तो ये जो चीज़ें जिस डॉक्यूमेंट्स में हैं, ये डॉक्यूमेंट्स रिलायंस ने लंबे टाइम से सेबी से मांगे हैं, लेकिन सेबी ने ये डॉक्यूमेंट्स देने से मना कर दिया। एक बार तो ओपनली मना कर दिया था कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको नहीं मिल सकते। तो फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट के पास गया रिलायंस और सुप्रीम कोर्ट ने अब सेबी जो है उसको कहा है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिलायंस को दे दीजिए। अब यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें 2 लीगल ओपिनियंस हैं जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज BN श्री कृष्णा साहब के जो लीगल ओपिनियंस हैं तो ये हैं, और एक रिपोर्ट है बाय फॉर्मर ICAI प्रेसिडेंट YH मालेगाम। तो बेसिकली ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिलायंस डिमांड कर रहा है कि हमें ये दिखाया जाए, हमें इनको स्टडी करना। और रिलायंस का दावा ये है कि ये डॉक्यूमेंट्स को अगर पढ़ा जाए तो क्लियर हो जाएगा कि रिलायंस ने कोई भी चीज़ जो है वो गलत नहीं की है। रिलायंस ने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की है सेबी के ख़िलाफ़ और रिलायंस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इसको कंटेम्प्ट के तौर पर देखना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा जो हैं वो सेबी के ऊपर होनी चाहिए। सेबी का अभी तक का जो रिप्लाई रहा है रिलायंस को वो ये है कि हम हमारे जो सीनियर काउंसिल है, सीनियर वकील जो हैं, उनसे लीगल ओपिनियन मांग रहे हैं। बट लेट मी टेल यू कि बहुत साल हो गए लीगल ओपिनियन मांगने में। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है और रिलायंस ने एक पत्र भी लिखा था सेबी को और कहा था कि XYZ डेट तक अगर आप हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे तो हम मान लेंगे कि आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सेबी ने नहीं दिए। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। नंबर 2, GST के बारे में बात करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट आने वाले समय में 30,000 करोड़ रुपीस स्टेट गवर्नमेंट्स को देने वाली हैं। जो जून 2022 का जो कॉम्पनसेशन है, ये कॉम्पनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को देने के लिए तैयार हैं। और दोस्तों ये लास्ट महीना होगा, के 1 जुलाई 2017 से GST की शुरुआत हुई और 31 जून 2022 जो हैं तो ये 5 साल हो गए GST के। तो 5 सालों तक यूनियन गवर्नमेंट की ये गारंटी थी कि स्टेट्स को कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। तो ये लास्ट महीना रहेगा, ये जो पेमेंट जाएगा वो आई थिंक लास्ट वाला होगा। और कॉम्पनसेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद की जेब से दे रही है, क्योंकि अभी जो कॉम्पनसेशन पूल जो हैं तो इसमें उतने पर्याप्त पैसे नहीं हैं। लेकिन अपने दूसरे रेवेन्यू स्ट्रीम से ये सेस पूल में इतने पैसे नहीं है, तो फिर दूसरे रेवेन्यू स्ट्रीम से सेंट्रल गवर्नमेंट अभी पैसे देने के लिए तैयार है। अब आप सोच रहे होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जेब में से फ़िलहाल ऑफ कोर्स सेस पूल में से वापस ये पैसे जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देने के लिए इतनी उत्साहित क्यों है? द रीज़न इज़ स्टेट्स का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इस पर किसी भी प्रकार की ब्रेक्स ना लगे, यह चाहता है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका क्या फ़ायदा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही इकोनॉमी जो है उसको एक बूस्ट मिलेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि इकोनॉमी जो है उसको बूस्ट मिलती रहे, स्टेट्स जो हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करते रहें। पैसों की अगर कोई कमी आएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पैसे देने के लिए तैयार है। और यहाँ तक कि जो दूसरे जो एरियर्स हैं तो ये एरियर्स भी क्लियर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार हैं। कुछ इसका चंक जो है वो देने के लिए तैयार हैं। अगर राज्य सरकारें जो हैं उनके ऑडिटर जनरल्स जो हैं वो प्रॉपर सबमिट करें डॉक्यूमेंट्स को, जो फिगर्स अगर प्रोवाइड करें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देने के लिए तैयार हैं। GST कॉम्पनसेशन एक्ट के बारे में आपको पता होगा, लेकिन लेट मी टेल यू 2015-16 का जो रेवेन्यू बेस था
तो उस बेस को ध्यान में रखते हुए हर साल 14% ईयर ऑन ईयर कॉम्पनसेशन जो है वो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकारों को प्रोवाइड करेगी टिल 30th, नॉट 31st जून ऑफ कोर्स, 30th जून 2022। आई थिंक आगे मैंने यहाँ पर 31st लिखा था, सो इट्स नॉट 31st, इट्स 30th जून। यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई थी, यहाँ पर हमने उसको डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। सो दैट्स एवरीथिंग एज फार एज टॉपिक नंबर 2 इज़ कंसर्न्ड। टॉपिक नंबर 3 भी इंटरेस्टिंग है। सेंटर ने जो ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क है तो इसमें कुछ बदलाव किया है, इसको रिवैम्प किया है ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने की यहाँ पर बात है। हमारी जो डोमेस्टिक एंटिटीज़ हैं, अगर वो फॉरेन की कंपनीज़ में या फिर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो रूल्स को थोड़ा इजी बनाया गया है और गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक डेफिनेशन दे दी है ओवरसीज़ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को, ताकि इन्वेस्टमेंट को लेकर, चीज़ों को लेकर क्लैरिफिकेशन हो, राइट, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो, और लिस्टेड और अनलिस्टेड एंटिटीज़ में भी आप पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। राउंड ट्रिपिंग को लेकर भी सरकार ने रूल्स को इजी बना दिया है। अगर आप किसी फॉरेन की कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और फिर वो फॉरेन की कंपनी भारत में इन्वेस्ट करेगी तो इसकी कंडीशन जो है, अगर ट्रांसपेरेंसी आपने मेंटेन की है तो ये चीज़ भी सरकार ने अलाउ कर दी है। और इसके साथ साथ जो अप्रूवल हैं, अप्रूवल ऑफ लैंडर्स कंपलसरी, अगर किसी पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट का अगर कोई केस चल रहा है, ऐसा कुछ है, तो फिर आपको सरकार से जो है वो अप्रूवल लेनी पड़ेगी, वरना फिर ऑटोमेटिक रूट से ही, अगर ऐसा कुछ नहीं है देन यू कैन इन्वेस्ट। आप गिफ्ट भी हासिल कर सकते हैं, राइट। पहले क्या था कि सिर्फ रिलेटिव से गिफ्ट दे सकते थे, लेकिन अब आप गिफ्ट जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं किसी भी नॉन रेसिडेंट से। लेकिन इसमें कुछ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 जो है उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई हो गए। ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड गिफ्ट जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट रूल्स 2022 जो हैं ये ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया रेगुलेशन 2015 को सबस्यूम कर लेंगे। तो ये नया वाला रूल जो है ये वैलिड रहेगा, ये इसका पार्ट बन जाएगा, इसको सबस्यूम कर ले रहा है। और the consolidated rules notified on Monday bring in a host of changes that could impact mergers and acquisition decisions of Indian residents including startups। ये जो नए बदलाव हैं वो खास करके हमारी स्टार्टअप्स के मर्जर्स और एक्विजिशन के लिए भी काफ़ी इजी रहेंगे। बेसिकली फॉरेन का इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़ी मात्रा में भारत में आ पाएगा। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए और चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए सरकार ने ये रूल्स चेंज किए हैं। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल एंड आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।